बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है जेनेटिक का, वो है स्कोप और इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स। हम देखेंगे जेनेटिक्स की किस किस फील्ड में क्या कितनी इम्पोर्टेंस है और इसका स्कोप क्या है। जेनेटिक्स एक बहुत ही बड़ी फील्ड है जिसमें हम अपने डीएनए, आरएनए और जीन के इनहेरिटेंस का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरह पास आउट होता है, किस तरह ये दूसरी जनरेशन में जाकर अपने आप को अपीयर करवाते हैं फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली। हम ट्रेड को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं अब जेनेटिक का स्कोप क्या है। मेजर 3 फील्ड हैं जेनेटिक की जो हम स्कोप के लिहाज से डिस्कस करते हैं, जिसमें ट्रांसमिशन जेनेटिक है, मोलेकुलर एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन एंड बायोमेट्रिक जेनेटिक्स है। तो हम इन 3 फील्ड में ही स्कोप ऑफ जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन मेजर ये 3 फील्ड्स ही हैं। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में हम इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हम स्टडी करते हैं कि किस तरह एक जेनेटिक मटेरियल जो है जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है। इसमें हम एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, फिर देखते हैं उस इंडिविजुअल से किस तरह ये जेनेटिक मटेरियल पास आउट हुआ है, क्रोमोसोम्स का अपनी हेरिडिटी से या अपने विरासत से क्या लिंक है, क्या ताल्लुक है, किस तरह जीन अरेंज हुए हैं क्रोमोसोम पर, वो भी हम ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में देखते हैं, जो कि जीन मैपिंग करते हैं। जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम्स पर हर जगह पर लोकस पाया जाता है, उस लोकस में जो जीन पाई जाती है वो जीन्स पाई जाती हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आई कलर की जीन है, तो ये हमने मैपिंग से बताया कि ये फलां क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम्स के इस हिस्से में आई कलर का जीन पाया जाता है। तो क्रोमोसोम कैसे पास आउट होते हैं, क्रोमोसोम की अरेंजमेंट क्या है और क्रोमोसोम्स की मैपिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो मोलेकुलर एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स से क्या मुराद है, इसमें हम नेचर स्टडी करते हैं कि जो आपकी जीन है, जो आपका डीएनए है, जो आपका आरएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल का रिस्पॉन्सिबल है, की करेक्टर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है और किस तरह हम एम्फेसाइज करते हैं, किस तरह कोडिंग होती है, कौन कौन से कोड इसमें पाए जाते हैं, रेप्लिकेट डीएनए कैसे करता है, किस तरह सेलुलर प्रोसेस जो होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, रेप्लिकेशन कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है। हम हमें पता है कि जब पेरेंट्स से ऑफ सफरिंग में डीएनए जाता है तो डीएनए की एक कॉपी बनती है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए की कॉपी बनती है और डीएनए जो होता है वो फर्दर ट्रांसक्राइब्ड किया जाता है आरएनए बनने के लिए। और आरएनए की जो होती है प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनने का जो अमल होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफर है ये किस तरह से हुआ, इसमें कौन से इवेंट जो थे वो हुए हैं, इनमें कौन से जीन्स जो हैं और कौन से कोड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, इसकी स्टडी को मोलेकुलर और बायोकेमिकल जेनेटिक्स में हम देखते हैं। जीन्स की रेगुलेशन कैसे होती है, जीन के एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करती है एक इंडिविजुअल से जब पास आउट होकर दूसरे इंडिविजुअल में जाती है। इनमें हमने मेंडल इनहेरिटेंस पढ़ा है, प्रोमिनेंट करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर, डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर जो हैं वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं। तो ये हम मोलेकुलर जेनेटिक्स में देखते हैं। तो पॉपुलेशन एंड बायोमेट्रिक जेनेटिक्स में क्या है कि हम स्टडी करते हैं कि जो पॉपुलेशन है जिसमें जीन वेरिएशन आई है, जो जनरेशन बनी है, उसका बिहेवियर क्या है, मतलब बिहेवियरल इफेक्ट चेक करते हैं जीन पॉपुलेशन का, जीन्स का। और मैथमेटिकल मॉडल से हम इस पे फोकस करते हैं। हम फिर किसी खास ग्रुप ऑफ जीन को फोकस कर लेते हैं पॉपुलेशन में, कि हम देख लेते हैं हाइट के लिहाज से कोई एक पॉपुलेशन में जीन्स की स्टडी कर लेते हैं, कलर्स के लिहाज से जीन्स की स्टडी कर लेते हैं। तो एक पॉपुलेशन में जो जीन का इफेक्ट है वो किस तरह का है उसको स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स भी है और इकोलॉजिकल जेनेटिक्स भी है। इकोलॉजिकल जेनेटिक्स में हम पॉपुलेशन का इन्वायरमेंटल जो रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंटल अटेम्प्ट्स जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं। और फिनोटिपिकल रिलेशनशिप जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। बिहेवियरल जेनेटिक्स अदर फील्ड जो है वो लाइट सी हम पढ़ेंगे। बिहेवियरल जेनेटिक्स है, क्लिनिकल जेनेटिक्स है। तो बिहेवियरल जेनेटिक्स में है कि जब एक मटेरियल इंडिविजुअल से पास आउट होके दूसरे इंडिविजुअल में जाता है तो उसमें जो फॉल्टी मटेरियल होता है वो डिसऑर्डर कॉज करता है। और ये जो डिसऑर्डर होती हैं इनसे हम
मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं कि ये कहाँ से आई, कौन सी जीन है जिसने इस जेनेटिक डिसऑर्डर को कॉज किया है, किस प्रिंसिपल के थ्रू ये जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज हुई है। तो ये सारी बिहेवियरल जेनेटिक्स है। तो क्लिनिकल जेनेटिक्स में हम डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं जो हमने रिकॉग्नाइज किया है जेनेटिक डिसऑर्डर को उसका, और कौन उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। ये तो था स्कोप था जेनेटिक्स का। अब इम्पोर्टेंस एप्लीकेशन है जेनेटिक्स की डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बिना आज के दौर में कोई भी काम इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस तरह के हम फूड प्रिपेयर करें, हेक्सापोलाइडी व्हीट प्रिपेयर करें, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो जेनेटिक्स की बदौलत ही पॉसिबल हुई हैं। एग्रीकल्चर में जिस तरह हम अच्छी नस्ल की जो भैंसें हैं वो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक भैंस है उसकी मीट प्रोडक्शन अच्छी है, दूसरी भैंस है उसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छी है, तो मीट प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन का ब्रीड करवा के हम एक न्यू जनरेशन तैयार करेंगे जिसकी मिल्क भी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी और मीट प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। तो अगर हम इस तरह के ब्रीड्स करवाते हैं, जिस तरह के दो नस्लों से जो चीजें ले रहे थे उसके ब्रीड के नतीजे में हमें एक नस्ल से ही मिल जाते हैं, तो इस तरह की जेनेटिक एग्रीकल्चर में क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है वो न्यू ऑफ सफरिंग जो प्रोड्यूस करती है, उसके बोथ पेरेंट्स के ट्रेड्स पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। जेनेटिक्स के नतीजे में हम बहुत सी डिजीज देख लेते हैं, पेस्ट डिसऑर्डर और रेजिस्टेंस टू द पेस्ट, बेटर रेजिस्टेंस टू द पेस्ट, मतलब हम देख लेते हैं कौन रेजिस्टेंस कैसे पेस्ट ने ट्रेन की, कौन कौन सी क्रॉप हैं जिनके अगेंस्ट उन्होंने, और कौन कौन से केमिकल हैं जिनके अगेंस्ट पेस्ट जो हैं वो रेजिस्टेंट हो गए, कौन कौन सी वैरायटी हैं जिनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट हो गए। तो हम फिर न्यूट्रिटिव क्वालिटी को स्टडी करते हैं, फ्रूट के लाइफ को स्टडी करते हैं, फिर एनिमल मीट मिल्क प्रोडक्शन पर तवज्जो देते हैं ताकि अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। जो डिसएडवांटेजेस हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है ब्रीडिंग का, कि एक नस्ल का कोई जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होता है और बाज़ औक़ात इस तरह की ब्रीडिंग में जो अच्छे प्रोडक्ट्स रखने वाले जीन हैं वो जीन पूल से डिलीट हो जाते हैं। ये नुकसान है ब्रीडिंग का, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स जो है एग्रीकल्चर के अलावा जो है मेडिसिन की फील्ड में भी है, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, प्रिवेंशन वगैरह डिसाइड करने के लिए, और डिफरेंट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज से मुराद है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, म्यूटेशन के नतीजे में जो आती हैं उनको स्टडी करने के लिए, वैक्सीन, एंटीबॉडीज, वाइटामिन, इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए जेनेटिक्स जरूरी है। जीन्स थेरापी जो की जाती है उसके लिए भी जेनेटिक्स को ही की बेसिक्स को ही स्टडी किया जाता है। तो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है, क्रिमिनल जो होते हैं क्राइम फोरेंसिक में इसका इस्तेमाल होता है, क्रिमिनल्स को रिकॉग्निशन के लिए डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग वगैरह की डिफरेंट तकनीक्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके नतीजे में हम जान पाते हैं कि ये क्रिमिनल का डाटा मैच करता है या नहीं। जिस तरह के हम एक जगह से मिलने वाले सैंपल को अपने क्रिमिनल के सैंपल्स के डीएनए से मैच करते हैं, अगर तो मैच कर जाए तो हमें फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि यही क्रिमिनल है। इस तरह फिंगरप्रिंटिंग, अगर हमें किसी शख्स का फिंगरप्रिंट मिल जाता है तो फिंगरप्रिंटिंग की मदद से जब हम क्रिमिनल को ट्रेस कर सकते हैं, तो इसकी फील्ड जो है ह्यूमंस के जो चिल्ड्रन हैं उनके भी ट्रेट हासिल करने के लिए ये इलीगल इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन चिल्ड्रन के जेनेटिक्स डिजायरेबल ट्रेट को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सी वैक्सीनेशन, मेडिकेशन और वाइटामिन वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको डिटेल स्टडी किया जाता है। जो एप्लीकेशन है जेनेटिक्स की ये वैसे तो बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है जेनेटिक्स की, स्कोप है जेनेटिक्स का। इससे पहले आप जेनेटिक्स की क्लासिकल और हिस्टोरिकल जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसमें डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।